अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम बात करेंगे ज़रा पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ उनसे बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है, क्या सही होना चाहिए, क्या वो फेस कर रहे हैं यहाँ पर। तो उस बारे में हम बात करेंगे अपने मेहमानों से। लेकिन सबसे पहले मेहमानों का तारुफ। जी, हमें ज्वाइन किया है आमिर अमजद साहब ने। आमिर को आप जानते ही हैं कि वो एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं, एक्टिविस्ट हैं। और आमिर जो है वो पहले भी आप देख चुके हैं आमिर को हमारे शो में, तो बिल्कुल थैंक यू सो मच आमिर कि आपने थैंक ज्वाइन यू। किया। और आमिर का ताल्लुक क्रिश्चियन कम्युनिटी से है। और आमिर के साथ जी हमें ज्वाइन किया है हारून सरियाब दयाल साहब ने। आप जो है आपकी हिंदू कम्युनिटी से आपका ताल्लुक है और काफ़ी एक्टिव हैं। हम उनके काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट्स वगैरह भी देखते रहते हैं, तो हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो पाकिस्तान में जो है हिंदू कम्युनिटी उसको किस तरह के मसाइल हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। और सिंध के हवाले से ख़ास तौर पे जो हम देखते रहते हैं, सिंध में अक्सर बात होती है कि सिंध में जो है वो वहाँ पे जो बच्चियाँ हैं उनको उठा के ले जाते हैं और फिर आपको मालूम ही है, आप लोग पहले बहुत दफ़ा सुन चुके हैं, देख चुके हैं कि उनका मज़हब चेंज करवाया जाता है। उस बारे में भी बात करेंगे, या अगर कोई और बात हमें हारून साहब बताना पसंद करें तो वो बिल्कुल। बहुत शुक्रिया हारून साहब। सबसे पहले मैं, इससे पहले कि मैं शो की तरफ चलूं, कुछ देर पहले, कोई 5 मिनट पहले हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं फ़खर यूसुफजई, उन्होंने मुझे एक छोटी सी रिपोर्ट मुझे एक दी है। उन्होंने कॉल करके मुझे बताया, जिससे मुझे बड़ी हैरत भी हुई है और बड़ा मुझे अफसोस भी हुआ है। वो मैं पहले आप लोगों को बताना चाहूँगी। ख़ास तौर पे अगर हमें कोई गवर्नमेंट के कोई लोग देख रहे हैं और सुन रहे हों तो वो ज़रूर ये देखें कि ये क्या हुआ है, और बड़े अफसोस की बात है। क्योंकि तो कोई 2 या 3 हफ्ते पहले जो है पेशावर का एक इलाका है, उसका नाम स्वाति भाटक शायद कोई इलाका है वहाँ पे। और जी। वहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी के एक साहब थे, शायद जोसेफ उनका नाम था। उन्होंने घर खरीदा और नदीम। उसके बाद उनको गोलियां मारी गई, उनकी सांस जख्मी हुई और आज दोपहर में उन साहब की डेथ हो गई है। तो ये चीज़ जो है बहुत ही डिस्टर्बिंग है कि वहाँ पे कहा गया कि कोई माइनॉरिटी का कोई भी इंसान जो है यहाँ पे घर नहीं खरीद सकता, इन्होंने क्यों खरीदा। और उसके जवाब में पेशावर का जो ये अंदरूनी इलाका है, पेशावर शहर के उधर उनको गोलियां मार दी गई सिर्फ घर खरीदने के ऊपर। और हम जी बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, हम भारत पे उंगली उठाते हैं और दूसरी जगहों के लिए हम बात करते हैं कि मुसलमानों के साथ चाइना में ये हो रहा है, भारत वो कर रहा है। लेकिन हमें अपने चेहरे के दाग नजर नहीं आते। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे मेहमान भी जो है वो खुल के इस पे बात करें। और मेरा ख्याल है कि हारून साहब आप शायद पेशावर से हैं, आप पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप किस इलाके से सर ज्वाइन कर रहे हैं हमें? आ, मैं खैबर पख्तूनख्वा पेशावर से हूँ और बिल्कुल। जहाँ ये वाक़या हुआ है। सर ये क्या हुआ आ, है, आप जरा डिटेल बताएंगे प्लीज। डिटेल ऐसे ही है। अमूमी तौर पर तो खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी जो है वो बेइंतहा तादाद में रहते हैं। और ख़ास तौर पर जो सबसे बड़ी नॉन मुस्लिम आबादी है वो हमारे मसीहों की है, और ऐसे वाक़यात अमूमन देखने में नहीं आते। ये एक बहुत अफसोसनाक और रेयर वाक़या है जो इस वक्त पूरी दुनिया उससे वाकिफ़ हुई है। और आज हमारे नदीम जोसेफ साहब की जो तदफीन है वो भी बड़े दुख में और गम और गुस्सों के जज्बात से हो चुकी है। लेकिन मैं आरजू ये बात आपको बताता चलूं कि इंतहाई दुख की बात है कि जब कभी पाकिस्तान सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं, पूरे पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम पाकिस्तानियों के साथ जो इस किस्म के इंतहाई इकदाम होते हैं, वो आखिरकार हमें कंप्रोमाइज पर जो है वो करना पड़ता है। ये मेरे नज़दीक तो ऐसे जितने भी वाक़यात हैं जो कम अज़ कम जिसमें 302 के केसेस इन्वॉल्व होते हैं, कत्ल के वाक़यात होते हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं और शदीद इकदाम होते हैं, उसमें हकीमत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हारून साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी पिक्चर भी फ्रीज हुई है।
खुशनसीब कम्युनिटी है कि उनका एक मसीही एमपीए भी है, वो एमपीए है। हारून साहब आपकी बात कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि ये फ्रीज हो गया था आपका फ्रेम, आवाज नहीं आ रही थी, आप प्लीज दोबारा से बताइएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मसीही कम्युनिटी जो खैबर पख्तूनख्वा की है वो दीगर कम्युनिटी की निस्बत खुशकिस्मत कम्युनिटी है कि उनके इस वक्त एक एमपीए सूबाई असम्बली में नुमाइंदा है, 2 एमएनएस नेशनल असम्बली में नुमाइंदा है, एक सेनेटर है और एक नेशनल कमीशन की मेंबर जो वेरी रिसेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई की गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि लिया है। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये होगी कि उनके होने के बावजूद अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा और ये जो नदीम जोसेफ साहब जिसके जो इस बड़ी बर्बरियत और जुल्म का शिकार इसका पूरा खानदान हुआ है, मैं यकीन से कह सकता हूं कि इनको इंसाफ नहीं मिल पाएगा, अगरचे इतनी नुमाइंदगियां हमारी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि इससे पहले हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे साथ ज्यादती हुई और उसका इंसाफ हमें मिले। चाहिए तो ये था कि ये एमपीएज, एमएनएज, सेनेटर साहब, नेशनल कमीशन की मेंबर जो हमारे नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव है या हमारे नेशनल लेवल पर ये पूरा पूरा पाकिस्तान इस दिलखराश वाक़ये से जो है वो बाखबर हुआ है। सर आपकी फिर आवाज नहीं आ रही। हारून साहब आप इंटरनेट का कोई इशू है क्या, क्योंकि आपकी फिर बीच में आवाज और फ्रेम रुक गया था आपका। इसको आप रीस्टार्ट कर लें या तो, ताकि ये आपकी बात बीच में बार बार ना रुके। आपको आवाज आ रही है? ये मैं इसीलिए ओपन एयर में बैठा हूँ, लेकिन मालूम नहीं कि जब मुझे आवाज आ रही है। जी आपके बीच में फ्रीज हो गया था, आप प्लीज बताइए आप क्या बता रहे थे। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि माइनॉरिटीज के साथ होने वाले जो पाकिस्तान में वाकयात हैं, एक खसूसी पॉलिसी जो है वो बनाने की जरूरत है कि अगर उनके साथ कोई ऐसा जुल्म और ज्यादती होती है तो इसमें गवर्नमेंट को फरीक बनना चाहिए, इसमें हुकूमत को फरीक बनना चाहिए। अदरवाइज अगर मेरे सगे बेटों को कत्ल कर दिया जाएगा, तारीख गवाह है कि मुझे कंप्रोमाइज ही करना पड़ेगा, चाहे कोई भी केस हो। तो मैं समझता हूँ कि ये वाकयात आखिर कब तक चलेंगे। हमारी जो उम्मीदें इस वक्त पीटीआई गवर्नमेंट पर थी, बेशक इमरान खान साहब बहुत कुछ बेहतर करना चाहते होंगे, लेकिन गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वहां टीम वर्क के तौर पर ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही कि जिसमें पाकिस्तानियों के जो 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 गरीब तबका है पाकिस्तान का, चाहे वो माइनॉरिटी हो या नॉन या मेजॉरिटी हो, उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो। पूरी दुनिया में हम लोग बदनाम हो रहे हैं। हमारा यहाँ पर सेंस ऑफ जो इनसिक्योरिटी है वो इतना बढ़ चुका है कि अब हम किससे उम्मीद लगाएं, क्योंकि जो हमारी नुमाइंदगी होती है वो फेवरेटिज्म का शिकार हो जाती है या प्योरली पार्टी बेस्ड वो ली जाती है। जो इंसानी हकूक पर काम करने वाले लोग होते हैं, जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो एक्सपर्टीज होती है, उनको तो ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। उनके लिए तो कोई इंटरव्यूज नहीं होते। एक स्वीपर के लिए एक आम आदमी सर आपकी आवाज पे रुक गई है, का फ्रेम बार बार जी। इन्होंने खुद से इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? वो जो लोग हैं जिन्होंने कत्लेआम किया है वो आज भी जो है ना बीबीए कराकर दंदनाते फिर रहे हैं। सर उन्हें पकड़ा नहीं गया, सर उन्हें पकड़ा नहीं गया है। जिन्होंने मारा है इन साहब को, जोसेफ साहब को, उनको पकड़ा नहीं गया। इनकी फ्री में आमिर आपसे मैं बात कर लेती थी, इधर में सही कर लें। आमिर आपको कुछ पता है इस बात का? आमिर आपकी आवाज भी नहीं आ रही। करा ली। अभी आपको आवाज आ रही मेरी? जी अभी आ रही है। मैं हारून साहब के जहाँ पे वो पॉज हो गए उसी को कंटिन्यू करूँगा कि इनके थोड़ा सा लाउड बोलिएगा, और अगर आपका कोई फैन वगैरह चल रहा है तो उसको बंद कर लें या एसी कोई चीज। हाँ बोलिए जी। अच्छा अभी आपको शायद बेहतर होगा जी। पंखा बंद कर। हाँ बोलिए। अच्छा इसमें बिल्कुल जो हारून साहब ने वाक़े का जिक्र किया और उसके जो इम्प्लीकेशन और कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी आपने बयान कर दिए। तो जो 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 कंप्लेनेंट थे फैमिली, वो तो बेचारे खुद छुप रहे हैं अभी उनकी, क्योंकि उनको अपनी जान के मज़ीद ख़तरा है। और जो
जो कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने ये सारा जुर्म किया है, उसका इर्तिकाब किया है, वो बेलेबल वारंट के साथ वो घूम रहे हैं। उनको उनको पुलिस भी उस तरह नहीं ले रही। और ख़ास तौर पे जो गिरीवंत फैमिली है, जो ख़ास तौर पे वो फैमिली है, वो बेचारी अपनी सिक्योरिटी के लाले उनको पड़े हैं। 2 लोग उनके ऑलरेडी, उनकी सास का भी, वो भी ज़ाहिर ज़ख्मी है, खुदा उनको सेहत दे, वो तंदुरुस्त हो जाएं। नदीम साहब का जिनको जिक्र किया, उनकी डेथ हो गई थी कल, आज उनको सुपुर्द खाक किया गया है। तो बाकी की फैमिली भी उस खौफ का, उस डर का शिकार है, और वो बेचारे अपने आप को बचाने की कोशिश करें। क्योंकि आपको पता है इस तरह के वाक़या जब भी होते हैं उसके पीछे एक प्रॉपर लॉबी सरगर्म हो जाती है, जो उसको, चाहे वो इकोनॉमिक इशू हो, लैंड का इशू हो, ज़मीनी हक़ाइक़ के ऊपर हो, या किसी के साथ कोई चार दीवारी का झगड़ा हो, तो उसके पीछे फिर वो प्रोपोगेट करते हैं कि कुछ ऐसे मजहबी अनासर को शामिल करके प्रेशर बिल्ड किया जाए इदारों के ऊपर, ताकि वो इससे बच सकें। और फिर उस वाक़े को गलत रंग दिया जाता है, मजहबी रंग दे के उसके पीछे छुपने की कोशिश की जाती है। और इस वाक़े में भी जहाँ तक मैंने पढ़ा है और सुना है, हारून साहब इसके ऊपर ज़ाहिर है वो करीब रहते हैं, तस्दीक कर सकते हैं या मेरी तस्दीक कर सकते हैं कि इस वाक़े को भी कोशिश की जा रही है कि ऐसे ही, हालांकि ये प्योरली एक प्रॉपर्टी का मसला था, जहाँ के एक नॉन मुस्लिम फैमिली, उन्होंने एक प्रॉपर्टी ली, ख़रीदी, उसको अच्छे दामों के जो भी उसकी डिमांड थी दी। जब वो उस घर में शिफ्ट हुए तो उस गली के लोग, जब पता उनको चला कि यहाँ पे एक गैर मुस्लिम ख़ानदान आके रहने के लिए बसा है, तो उन्होंने उनको धमकाना शुरू किया कि आप ये छोड़ जाएं, हमारी गली में पहले कोई भी नहीं रह रहा था, आपके आने से इस गली, आई मीन टू बी ऑनेस्ट, मैं बात करूँगा कि उस गली के मज़हब जो मानने वाले लोग हैं, जो इस्लाम के या बाकी के वहाँ पे जो रह रहे थे, उन्होंने कहा कि ये पता नहीं ख़तरा हो जाएगा। मुझे नहीं पता कैसे उस बात को वो लेते हैं, लेकिन उन्होंने उनको डराया, धमकाया, और उसके बाद उनके ऊपर फायर ओपन कर दिया। मतलब जिसके नतीजे में ये नदीम साहब बेचारे तकरीबन 1 महीना वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में रहने के बाद वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। तो ये एक वन ऑफ द इंसिडेंट्स हैं जो थ्रू आउट द ईयर होते रहते हैं। तो हारून साहब ने बड़े मतलब ऐसे तरीके से बता दिया कि किस तरह जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है माइनॉरिटीज़ की स्पेशली, वो जब एक मैंडेट लेके जाते हैं, असेंबलीज़ में बैठते हैं, अवानों में जाके बैठते हैं, तो वो उस तरह आवाज़ बुलंद नहीं कर पाते जिससे पहले वो क्लेम कर रहे होते हैं, जब वो अभी असेंबलीज़ में नहीं जाते। तो ये एक बहुत बड़ा डायलमा है, ख़ास तौर पे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का, मजहबी अक़लीतों का पाकिस्तान में, कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप उनकी आती है वो भी पिक एंड चूज़ वाली होती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ उनको इसलिए लेती हैं ताकि वो एक तो नंबर गेम में शो कर सके, हाँ जी हम माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, लेकिन उनका वोट काउंट कर सके अपनी लेजिस्लेशन में। लेकिन जब उनकी राइट्स की बात आ जाती है तो वो उस तरह इफ़ेक्टिवली अपनी बात को मनवा सकते हैं या अपने मुतालबात की या अपने डिमांड्स की पैरवाई नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा डायलमा है जिसके ऊपर मेरे ख्याल में बड़ी ज़रूरत है हमें बात करने की, और इस चीज़ को मतलब हाईलाइट करने की कि लोग इस बात को समझें। मतलब मिनॉरिटी, जी 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 आमिर, मिनॉरिटी ये एक हकीकत है, और पाकिस्तान में बसने वाली जितनी भी मजहबी अक़लीतें हैं वो सारी इस धरती से जुड़ी हुई हैं, कोई बाहर से नहीं आया। बुरी बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी आइन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की आपको आज़ादी देता है, आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, मज़हब की, आपके जो भी मज़हब आप प्रैक्टिस करते हैं उसको पैरवाई करने की। तो ये कोई बुरी बात नहीं अगर कोई बाहर से भी आके बसे। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मजहबी अक़लीतें हैं ये इस धरती का हिस्सा है, अब से नहीं, सदियों से, हज़ारों सालों से, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी के हों, मसीही कम्युनिटी के हों, सिख हों। तो जैसे एक सबको पता है कि एक एवोल्यूशन प्रोसेस है, कन्वर्जन होती रही हैं, सूफिया आए जो मशरक़ वस्ता से इस धरती पे। तो लेकिन जहाँ तक मजहबी अक़लीतों का मामला है वो कहीं बाहर से नहीं आए, ना वो माइग्रेट किए हैं। तो ये एक बड़ा बहुत ही ज़्यादा लम्हा है कि जहाँ मजहबी अक़लीतों की बात की जाती है तो लोग ये समझते हैं कि शायद ये एलियंस है, ये कोई बाहर से आके बसे हैं, ये कोई वेस्टर्न एजेंडे पे काम करने वाले हैं। क्योंकि जब ह्यूमन राइट्स की बात होती है तो वो कहते हैं जी आपको और कौन सी कितने ह्यूमन राइट्स चाहिए आपको, मुझे आप अपनी मजहबी आज़ादी कर रहे हैं, आपके इंस्टीट्यूशंस हैं। तो मजहबी जब आज़ादी की बात कीजिए, हम वो आज़ादी चाहते हैं जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 11 अगस्त 1947 की
एक आयन साज तकरीर के दौरान कहा था कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क। ये चाहते हैं कि जिसकी आप जिस भी मज़हब की पैरवी करें उसकी आज़ादी के साथ आप अपनी उसको इजहार करें अपने, और स्टेट का इससे कुछ लेना देना नहीं। ये इनकी स्पीच है और अब ये वाज़े तौर पर हर जगह पढ़ी जाती है। 11 अगस्त की तक इस दिन को भी हम मना रहे हैं बतौर मजहबी अक़लीत, जिसकी मैं तो बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ, क्योंकि मजहबी अक़लीतों का कोई दिन नहीं होता, हमारे सारे दिन हैं। और हम पाकिस्तानी होते हुए हम जब हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस मुल्क की तरक्की के लिए, इसको बनाने के लिए, इसको उजागर करने के लिए पूरी दुनिया में, तो मेरे ख्याल में 365 दिन ही हमारे हैं। हाँ, राइट्स को देने की जब बात की जाती है तो फिर राइट्स की एक वाइडर है। मैं जब आपके शो से पहले दोबारा एक दफ़ा रिफ़्रेश कर रहा था अपना लीगल कॉन्स्टिट्यूशन नॉलेज, तो उसमें मुझे ऑफ कोर्स 11 अगस्त की तकरीर हमारे लिए एक मशले राह होनी चाहिए, और वो बाबा कौम की तकरीर है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किसी रैंडम बंदे ने कह दिया, किसी छोटे पॉलिटिकल लीडर ने कह दिया। ये तकरीर उस कारवां के सुर्खील की तरफ से है जो उस सारी मूवमेंट को लीड कर रहे थे, तो उनकी तरफ से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेड एक एविडेंस है कि वो किस तरह की स्टेट चाह रहे थे। और 11 अगस्त की तकरीर मेरे ख्याल में जब वो फ्लोर ऑफ द वो लेजिस्लेटिव असम्बली के ऊपर आके बात करते हैं, जिसके उस वक्त वज़ीर कानून जोगिंदर नाथ मंडल थे, और उनको उस दिन के हिसाब से एक जो कि हिंदू दलित थे और वो बंगाल से ताल्लुक़ रखते थे, उनको रिप्रेजेंटेशन दी गई। पाकिस्तान जना का कायद का पाकिस्तान वो है जिसमें मिनॉरिटीज़ को ये एहसास दिलाया गया था कि आप हमारे साथ। लेकिन अभी आपको लगता है ये जिना का वही पाकिस्तान है? जी हारून साहब, आपको लग रहा है कि वही पाकिस्तान है? और दूसरा ये कि वो जिन्होंने मारा था वो उसी तरह से दंदनाते हुए फिर रहे, उनको कोई अरेस्ट वगैरह कुछ नहीं किया गया? बहन, एक आम आदमी के लिए किसने आवाज उठानी? जब एक मुल्क के सिटीजन्स के लिए उनकी गवर्नमेंट अगर कोई ऐसी सही पॉलिसी मेकिंग नहीं करती, कोई रूल्स नहीं बनाती, आपके तो अपने मुल्क में बतौर रियास फतियाना साहब के 150 कवानीन ऐसे हैं जिनके रूल्स ऑफ बिजनेस नहीं है, तो इसका इम्प्लीमेंट कैसे होगा? हिंदू मैरिज एक्ट मार्च 2017 में बना है, अभी तक पूरे पाकिस्तान में रूल्स ऑफ बिजनेस नहीं बने, तो हिंदू खवातीन और जो फैमिली सिस्टम है उनको हक कैसे मिलेगा? इसी तरह हमारी मिसाल पाकिस्तान में मच्छर से ज्यादा नहीं है जिसे कोई कहीं पर भी मार दे, क्योंकि पूछने वाला आपने कोई कानून ऐसा तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जो गरीब आदमी के कोई तहफ़्फ़ुज़ दे सके। अब सबके सब बीबीए करके सबके सब दंदनाते फिर रहे हैं, उनके सर पे खड़ा होने वाला कौन है? वो तो अफोर्ड नहीं सकते कि आपके इतने महंगे लीगल सिस्टम को वो हायर कर सके और इंसाफ तक जो है वो इंसाफ तक अपना आप रसाई ले सके। जिनके नुमाइंदे खामोश हों, सो मोटो एक्शन ना दिलवा सकें, पार्लियामान में बात ना कर सकें, अपने कमजोर तबके के लिए बात ना कर सकें, तो मुझे बताएं आपकी ये जो नुमाइंदगियां हैं ये चैलेंज नहीं हो जाती? इसका मतलब है हम इसीलिए कहते हैं कि आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत हमें आम पाकिस्तानी की तरह हमारा नुमाइंदा जो है वो चुनने की इख्तियार दिया जाए, ताकि वो सिलेक्शन के जरिए अपनी पार्टी के मफाद का जो है वो इंतजार में ना बैठना पड़े। आज ये नदीम जोसेफ साहब अल्लाह को प्यारे हुए, कल दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। इसी तरह की गवर्नमेंट की रविश नजर आएगी और हमारा कत्लेआम होता रहेगा, पाकिस्तान बदनाम होता रहेगा। अगर इनको पाकिस्तान की बदनामी की जो पूरी दुनिया में डंका पीटा जाता है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को राइट्स नहीं मिलते, पाकिस्तान में ये गैर महफूज हैं, तो पाकिस्तान के इदारों ने कब इस पर कोई अमली इकदाम किए हैं? आपकी जीएसपी प्लस यूरोपीय यूनियन में जो पाकिस्तान जो कारोबार करता है टैक्स फ्री, उसको मोदी जैसी शख्सियत और दीगर जो पाकिस्तान के दुश्मन है वो उसको चैलेंज कर देते हैं और ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं। वो इसीलिए डालते हैं कि कंप्लायंस जो है वो यूनाइटेड नेशन के और हमारे यूरोपीय यूनियन के चार्टर के मुताबिक होते नहीं है। यहाँ पे माइनॉरिटी चीखती चिल्लाती है तब भी अच्छा नहीं लगता। हम अपने हकूक की बात करते हुए हमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए कि जो मुल्की इदारे वो काम नहीं करते, जो मुल्क के दुश्मन है वो फौरी तौर पर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए फौरन अपनी जो हरकतें पेश करते हैं। सर, अगर पाकिस्तान सही काम नहीं करेगा या कोई भी मुल्क सही काम नहीं करेगा तो बदनाम तो होगा, उसमें चुप बैठे रहना तो कोई हल नहीं है कि आप इसलिए कि जी पाकिस्तान का नाम खराब हो जाएगा, आप उस जुल्म को सह रहे हैं, आप उस गलत बात को सह रहे हैं, आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि आप कुछ नहीं बोल रहे। कि देखें आरजू, आप ये बात गवाह है कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा को एड्रेस करने के लिए जब वो जा रहे थे
तो मोदी ने क्या कहा कि भाई इनको पहले तो आप एक्सेस ना दें और इनको ग्लेयर लिस्ट की बजाय ब्लैक लिस्ट करें, क्योंकि ये पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के राइट्स नहीं देते। इसका मतलब ये है कि हम जो राइट्स के लिए जब बात करते हैं तो हमारी बात को वो पिक कर लेते हैं पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, और इदारे जो है उस पर काम नहीं करते। तो पाकिस्तान में ऐसा कभी भी इकदाम नहीं किए गए कि वो तमाम इदारे जिससे नॉन मुस्लिम पाकिस्तानियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो, अगर वो काम नहीं कर रहे, उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तो उनको डिसिप्लिनरी रिएक्शन उसके खिलाफ हो। ऐसा कभी हुआ नहीं है। जब तक ऐसा नहीं होगा, इनका किबला दुरुस्त नहीं होगा, हमें हकूक कैसे मिलेंगे? अब ये कोई पहला वाकया तो नहीं है कि पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी जो है, अभी हम जो कारोबार करते हैं पाकिस्तान में, अब आप हम इतना गैर महफूज होकर वो कारोबार करते हैं, लाखों रुपए जो हम प्रोवाइडर के तौर पर सिंध के हमारे जो जो कारोबार करते हैं सब्जी और फ्रूट का, जब वो पाकिस्तान के दीगर सूबों में वो प्रोवाइड कर देते हैं, जब पैसे और रकम की बारी आती है तो 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए, 30-30 लाख रुपए उनका रोक लिया जाता है। आसान बात, आसान अल्फाज में मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जो माफिया टाइप लोग हैं या जो जोरावर लोग हैं, वो हमें अपने लिए इजी टारगेट फील करते हैं। इसलिए आसानी से कारोबार हो या दीगर शोबा हाई जिंदगी की जो लाइंस हो, उनमें बड़े आसानी से हमारे साथ जुल्म और ज्यादती कर लेती हैं। और हम इतने बदकिस्मत हैं कि हम अपनी आवाज नहीं उठा सकते। इसलिए भी नहीं उठा सकते कि आवाज को सुनने वाला ही नहीं है। हमारे जो नुमाइंदे हैं वो सब फेक हैं। वो नुमाइंदगी जो है वो फेवरेटिज्म के जरिए जो है अपनी मन और पसंद के जरिए लिए गए हैं। अभी जो नेशनल कमीशन के मेंबर जो है वो जो चुने गए हैं, आप मुझे बताएं कि क्या हिंदू पाकिस्तान में जो खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाला है, पंजाब में रहने वाला है या जो बलूचिस्तान में रहने वाला, वो हिंदू नहीं है? आपने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी राइट्स जो आपने लिए हैं, उसमें तीनों हिंदू नुमाइंदगियां आपने सिंध से ली हैं। और क्या क्राइटेरिया आपने रख के लिया है? ना तो वो वेल नोन जो है वो एक्टिविस्ट हैं आप, वरना आरजू आप तो फील्ड एक्सपर्ट हैं। आप फेसबुक से उनकी जितने भी नेशनल कमीशन के मेंबर लिए गए हैं, आप उनकी एक्सपर्टीज चेक कर लें। क्या क्या इंसानी हकूक के वो माहिरीन हैं? क्या वो मजहबी जो है वो माहिरीन है? क्या वो जुडिशरी से उनका ताल्लुक है? वो क्या सिफारिशात तैयार करके नेशनल गवर्नमेंट को ये कमीशन क्या सिफारिशात तैयार करके उनको देगा? इसी तरह पाकिस्तान में जितने भी जो माइनॉरिटीज के यूनिट बने हैं, रिफॉर्म यूनिट बने हैं, कमीशन बने हैं, कमेटी बनी है, सब की सब फेवरेटिज्म की नजर हुई है। यही वजह है कि आज दिन तक उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। यही वजह है कि उसमें कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आया। तो ये तो वही बात हुई कि दूध में मक्खी रात दे दी, ना वो पी सकते हैं ना वो फेंक सकते हैं। तो खुदारा हमारी नुमाइंदगी पर दी जाए। लीडरशिप की दुनिया में किसी भी कौम की तामीर और तरक्की और कामयाबी का इन्हिसार लीडरशिप पे होता है। जब जब आप लीडरशिप गलत लेकर आएंगे, ये मुल्क इसी तरह तबाह होता रहेगा, जो हम नहीं चाहते। हम तो हम अपने साथ होने वाली बेपनाह ऐसी ज्यादतियां हैं कि जिसको मंजर-ए-आम पर नहीं लाते। हमें शर्म आती है लेकिन इन्हें शर्म नहीं आती। आप देखें ना, आपने जो मंदिर पर बात करनी है नहीं करनी है, उसमें भी बहुत कुछ लेकर हम बैठे हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान, लेकिन सर बात यही है ना कि आप लोग अगर आपके ख्याल से अगर आप नहीं बोलेंगे कि जी इंडिया बात उठा लेगा, तो आपके ख्याल से वो बात तभी रह जाएगी। आज का जमाना सर ऐसा नहीं है, कोई बात छुपती नहीं है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है आज मेरे हुआ ख्याल ये सबको पता लगा होगा। सबसे पहले आमिर मुझे ये बताइए, मैं फिर दोबारा मंदिर की बात के लिए जाऊंगी हारून साहब की तरफ, लेकिन आमिर मुझे ये बताइए, आमिर अमजद आपका नाम है जी। आपका नाम आमिर अमजद क्यों है? ये बात मुझे इसलिए पूछनी पड़ रही है कि परवेज हुद भाई का मैंने कुछ हफ्ते पहले इंटरव्यू बनाया था, तो वो मुझे ये बता रहे थे कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज का ये हाल है कि वो नाम बदल के रह रहे होते हैं। क्या आपकी भी यही वजह है या कुछ और है कि आपका नाम जो है, आपके दोनों नाम सर नेम भी और आपका फर्स्ट नेम भी, ये मुस्लिम नेम्स जैसे क्यों है? अच्छा, एक तो बात मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि मैंने बिल्कुल भी नाम नहीं बदला, लेकिन ऑफ कोर्स ये एक इन्फ्लुएंस है। अब ये है कि जिस टाइम पे हम ग्रो कर रहे थे, आपको पता है कि बहुत एक डिफ़िकल्ट टाइम था। ज़िया की डिक्टेटरशिप के स्पेशली उस टाइम में मिनॉरिटीज़ के ऊपर ज़िंदगी तंग कर दी गई थी। और सबसे पहले उस वक्त जो ऐसी कानून साजी की गई थी जिसमें टारगेट रखा गया, सॉफ्ट टारगेट था कि मिनॉरिटीज़ ही को टारगेट करना है। उससे पहले अगर देखा जाए तो भुट्टो के दौर में हमारे जितने भी मिनॉरिटीज़ के प्राइवेटाइज स्कूल थे उनको नेशनलाइज कर दिया गया, ताकि आप उसमें उस सारे वसाइल को, रिसोर्सेज को कब्जे में ले लिया और एक डेलिब्रेट, जिसको कहते हैं ना मंसूबा के तहत इनको पीछे धकेलो ताकि इनको दीवार से लगा दो और ना ये आगे बढ़े, ना ये अपने हकूक़ की बात करें और ना तरक्की, और ये बस इसी अपने रोज़ी रोटी के चक्कर में। तो एक चीज़ तो मैं वाजे कर दूं, मेरा नाम ऑफ कोर्स मैंने चेंज नहीं किया। मेरा
ये बाय बर्थ नेम है। हाँ, ये एक टेंडेंसी है, बिल्कुल भी है, इसमें मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगा नहीं, कि मैं आपसे ये लोग नहीं कह रही, लेकिन आपके पेरेंट्स तो जरूर डरे हुए होंगे ना, जिन्होंने ये नाम रखा होगा आपका। उसकी वजह मैं ये बताता हूँ। आमिर एक अरबिक नेम है, ऑफ कोर्स इट केम फ्रॉम अरबिक, और अरब का कल्चर बहुत ही डाइवर्स है। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि अरब की जब बात की जाए तो वहाँ पे सिर्फ आप इस्लामी का बात करें। आप अगर कुरान की मतलब जितनी भी तालीमात पढ़ें, और उससे पहले अंजील के ज़माने की तारीख के अवराक पढ़ें, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि अरब एक मुतनव्वे सोसाइटी है, जहाँ पे यहूदी, मसीही, इस्लाम के मानने वाले और बुत परस्त भी, जो बेचारे अपने आइडल को करते थे, वो सब मिक्स है उसमें। और फिर कुछ ऐसे भी थे जो किसी को भी नहीं मानते, तो ये अरब के उस वक्त रिप्रेजेंटेशन थी। आमिर केम फ्रॉम इमरान, जो कि जिसको हम कुरान में भी जिक्र है कि हज़रत मरियम के वालिद का नाम था। तो आमिर का ये प्योरली एक अरेबिक नेम है, और ये ऑफ कोर्स पाकिस्तान में बहुत सारे नाम पर्शियन हैं, अरेबिक हैं, तो वो मेरा नाम वहाँ से ड्रिवन है, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, लेकिन ये एक बिल्कुल सही बात है कि लोग डरते हैं, पेरेंट्स और बच्चों। और फिर एक और भी वजह है कि जब आप इंग्लिश नेम या कोई भी ऐसा नाम रख लेते हैं जो कि आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी को शो करता है ना, आपको एक्सप्लिसिटली पता चल जाता है कि मतलब जोसेफ या जेकब या दिनेश या इस तरह के नाम आप, तो वो फिर एक डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होती है। और ये बिल्कुल राइट है, मैं कोई ऐसी एग्जैजरेशन नहीं करूँगा। हम मेरी गवर्नमेंट स्कूलिंग हुई है, मैंने पब्लिक सेक्टर के स्कूलों में पढ़ा है, तो वहाँ पे जब हम पढ़ रहे थे, अभी हालात काफ़ी बेहतर है। मैं इसमें ज़ाहिर है हारून साहब के और मेरे और इस तरह बहुत सारे जो एक्टिविस्ट है काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को झंझोड़ रहे हैं, ऐसे इदारों को दरवाजे खटखटा रहे हैं बात करने के लिए कि प्लीज़ ये देखिए जो हेट स्पीच है, दूसरे मज़ाहब की तज़हीक की जाती है सिलेबस में, उसको बदलें ताकि इस तरह के वायलेंस के वाक़यात और तशद्दुद के वाक़यात कम हों, नफ़रत के वाक़यात कम हों। तो बिल्कुल इस तरह है। और वो बच्चे जिनके नाम ज़रा डिफरेंट होते हैं, वो मेन स्ट्रीम में नहीं, उनको पता चल जाता है अच्छा ये तो अगर ये जेकब है तो ये ऑफ कोर्स ये क्रिश्चियन है, अगर ये दिनेश है या सुखदेव है तो ये तो हम में से नहीं है, हमारे मज़हब को मानने में। तो फिर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली टारगेट होते हैं और उनकी तज़हीक की जाती है, उनके मज़हब के बारे में मतलब इस तरह की बातें फैलाई जाती हैं मन घड़त कि तुम लोग ये करते हो, ये करते हो, जिससे दिल आज़ारी होती है। आप इमेजिन करें कि बच्चा जो अभी अपनी जिसको शऊर की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, इल्म के लिए आगे बढ़ रहा है, तो उसको इस तरह डिस्क्रिमिनेट करने से वो साइकोलॉजिकल इशू बन जाते हैं। वो बच्चे पढ़ नहीं पाते, फोकस नहीं कर पाते, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर नहीं बना सकते, बजाय कि वो पीछे चले जाते हैं अपनी प्रोग्रेस में। तो ये बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड है अभी, क्योंकि थोड़ा बेहतर हो रहा है, शायद इंटरनेट का दौर आ गया है, अब लोग कुछ इस तरह के नॉन रिलीजियस नेम रखना पसंद करते हैं, कर भी रहे हैं। घर पे बच्चों के नाम कुछ रख लेते हैं जो कि उनकी मजहबी तस्कीन भी हो, उनके नाम को रिप्रेजेंट भी करें, लेकिन जब स्कूल या डॉक्यूमेंटेशन में नाम रखते हैं तो वो कोई ऐसा न्यूट्रलाइज नाम रखते हैं जिसमें वो बच्चा आगे जाके डिस्क्रिमिनेट ना हो, उसको तासुब का शिकार ना किया जाए, उसको हेट स्पीच या उसके मज़हब की वजह छुपाने से। वाली ही बात हो गई एक तरह से, अगर बिल्कुल, देखा मतलब जाए इस तरह है तो वो उसको छुपा। थोड़ा सा डिस्गाइज किया जाता है ऑफ कोर्स, लेकिन थोड़ी सी अभी बेहतरी आई है। मैंने अपने फैमिली में जब मैं देखता हूँ तो अब लोग रख रहे हैं, दे आर बेहतरी तो आप ऑप्टिंग। देख रहे हैं, आज जो बेहतरी देखी है उसे देख के मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे बहुत शर्म आ रही है कि पाकिस्तान में इस तरह से हुआ, और एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, मुझे इस पे बहुत ज्यादा मैं शर्म महसूस कर रही हूँ आज और ये कि पहला वाकया नहीं है। मुझे ये देखना पड़ा। ये पहला वाकया नहीं है और ना ही ये आखिरी होगा, ये भी मतलब देखिए। बिल्कुल। हाँ, और ये देखिए ये इसमें प्रॉपर्टी का इशू है, और इसी तरह के वाकयात होते हैं। किसी में दुकान के साथ झगड़ा है, हमसायागिरी में बच्चों की लड़ाई से झगड़ा हो जाता है। सिंध में देखें, पंजाब में अब बहुत बड़ा वाकया, अगर आपको याद हो 2010 में जोसेफ कॉलोनी का गोजरा में हुआ, फिर बादामी बाग का वाकया लाहौर में हुआ, पूरी की पूरी बस्ती के ऊपर हमला किया गया। उसके पीछे भी अगर जो कमीशन बना, वो जो इंक्वायरी रिपोर्ट के लिए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कमीशन कहा गया कि ये बना है, अब ये अपनी रिकमेंडेशंस देगा, तो उन्होंने साफ उसमें लिखा हुआ है, अगर आप वो रिपोर्ट पढ़ें तो उसमें जो जिम्मेदार अदारे थे, जो जिम्मेदार अफराद थे, उनका बाकायदा तयन भी किया गया है, उन वजूहात का तयन भी किया गया है और बताया गया है। हुकूमत पाकिस्तान को रिपोर्ट प्रेजेंट की गई थी। मुझे याद है कि पंजाब गवर्नमेंट ने उसको पब्लिश तो नहीं किया, लेकिन प्रॉपर्ली उसको डिस्कस हुआ था फ्लोर ऑन द हाउस ऑफ द फ्लोर, जो कि प्रोविंशियल फ्लोर है।
तो उसमें ये बात कही गई थी कि कौन से जो सियासी मकासद हासिल करने के लिए किन अफराद ने ये सारा उस वक्त वो खेल रचाया, जो सूरत हुआ लोगों के घर जला दिए गए, लोगों को तशद्दुद किया गया, उनको मजबूर किया गया अपने घरों से वो भाग जाएं रातों रात पनाह के लिए। फिर नई जगह पे जब वो गए उनके ऊपर हमला हुआ। तो ये कोई ऐसी, अब देखिए अगर आप इस तरह वो के बात, सारी चीजें फाइल में चली गई होंगी, कोई एक्शन नहीं हुआ होगा। बिल्कुल मैं बिल्कुल हारून साहब की तरफ चलती हूँ। हारून साहब, आपने आमिर की बात सुनी, मुझे बताएं, मंदिर बनाने की बात हो रही है, बड़ी अच्छी बात है, इनको ख्याल आया कि ये मंदिर भी होना चाहिए इस्लामाबाद में। लेकिन मुझे ये बताएं, मंदिर में जाने के लिए हिंदू कहाँ से लाएंगे? इसलिए कि हिंदू तो बहुत कम हो गए पाकिस्तान में। कहाँ गए? आप मुझे बता पाएंगे कि पाकिस्तान बनने से लेके अभी तक हिंदू कम्युनिटी जो है वो बढ़ी है या कम हुई है? वो इंतहाई अहम जो है वो आपने सवाल किया है, और दुख होता है। सर आपकी आवाज फिर, अब जो लोग देखेंगे वो समझेंगे शायद मैं कर रही हूँ ये। मैंने नहीं किया, नहीं ऑब्वियसली आई थिंक इंटरनेट रिसेप्शन का इशू है। क्योंकि लोग अक्सर समझते हैं कि शायद मैंने आवाज बंद कर दी किसी की, शायद मैंने कैमरा रोक दिया, हालांकि मेरे पास तो वो इस तरह की कोई फैसिलिटी है ही नहीं। अरुण साहब, आप दोबारा से शुरू किएगा, आपका फिर फ्रेम फ्रीज हो गया था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब पाकिस्तान वजूद में आया उस वक्त जो अकलियतें थी वो 33% थी, इसलिए पाकिस्तान में सफेद ऐसा जो परचम का है वो 33% है, और जिसमें से 25% हिंदू हुआ करते थे। लेकिन हमारे इन ही तासुबाना रवैयों की वजह से ये इट श्रंक अप टू लेस देन 1.79%। बिल्कुल ठीक। आपका फिर फ्रीज हुआ है फ्रेम। आदम साहब, आपका फ्रेम फिर फ्रीज हो गया है। हम आपका फिर फ्रीज हो गया था फ्रेम। जी आदम साहब। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 33% जो थे जब पाकिस्तान वजूद में आया तो अकलियतें थी, और 25% उसमें हिंदू थे। लेकिन अब 2% से भी कम हिंदू रह गए हैं, और ये वो तमाम हालात हैं कि जिनके जेर असर हम जो है वो थ्रेड जोन में चले गए हैं। बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान में अरसे दराज से हम लगभग, मैं 2006 से इस पर काम कर रहा था कि पूरी दुनिया से आने वाले जो फॉरनर होते थे जब पाकिस्तान में आते थे, इस्लामाबाद में आते थे, तो मंदिर देखने को नहीं मिलता। और आज जो है शुक्र है कि गवर्नमेंट ने इस पर इनिशिएटिव लिया है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि स्टेट ऑफ आर्ट के तौर पर कोई मंदिर बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई कम्युनिटी सेंटर की बिल्डिंग बना दी जाएगी। लेकिन मैं एक सवाल आपके जरिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, अपनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, अपनी मदर गवर्नमेंट से करना चाहता हूं कि जो हमारे तारीखी हैसियत के मंदिर हैं, जैसे इस्लामाबाद में राम कुंड, सीता कुंड, हनुमान कुंड और लक्ष्मण कुंड, सैदपुर मॉडल टाउन में जो हमारा ऐतिहासिक 5129 साल कदीम तारीखी मंदिर है, वो मंदिर हमें क्यों नहीं देते? उसको क्यों आप जो है वो होटल के तौर पर या डेट पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं? रावल डैम पर जो मंदिर है वो हमें क्यों नहीं मिलता? लाल हवेली और उसके साथ जो मंदिर है, जो तारीखी हैसियत का हामिल है, जो 5-5 हजार साल अहमियत का हामिल है, जो टूरिज्म में अहमियत रख सकता है। आपके फिर फ्रेम फ्रीज हुआ है। हारून साहब, आपकी फिर आवाज नहीं आ रही। जो आपकी फिर आवाज रुकी थी। जी बताइए, अब आप सही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कि वो टूरिज्म, पिंडी में आप बता रहे थे, पिंडी का मंदिर। हाँ, लाल हवेली और उसके साथ जो हमारे हिंदू ऐतिहासिक मंदिर है, अर्जुन नाम के इलाके में रावलपिंडी में मंदिर है, कालीबाड़ी में डेरा इस्माइल खान है, आपका द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मानसेरा में जो है शिवलिंगम, जो दुनिया का सबसे अहम तरीन हिंदुइज्म के लिए है। आप जो है एमनाबाद गुजरावाला में जब चले जाते हैं, थर्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट शिवलिंगम वहां पड़ा हुआ है। इस तरह और ऐसे बेशुमार पाकिस्तान में ऐसे मकामात हैं। आप उन मकामात को हिंदुओं को क्यों देकर उसको यूनेस्को के हवाले क्यों नहीं करते? उसको वर्ल्ड टूरिज्म के लिए क्यों नहीं लेकर आते? मैं भी चाहता हूं कि पाकिस्तान 39वां मकाम के तौर पर दुनिया में जाना जाए, जो पाकिस्तान के दीगर 38
मकामात की तरह 330 से लेके 350 बिलियन डॉलर अपने मुल्कों को दे, हमारे लोकल को फायदा हो, हमारे हमारे नॉन मुस्लिम जो सिटीजन्स को फायदा हो, गवर्नमेंट आखिर ऐसे काम क्यों नहीं करती? अगर इस जगह को, ये जो आम सी जगह जो हमें दे दी जाएगी, फिर इस पर फंड लगेंगे, तो वो मकामात हमें क्यों नहीं देते कि जो जिन पर फंड लगने की जरूरत नहीं है, और जिसकी हेरिटेज में अपनी हैसियत है, जिसकी आर्कियोलॉजी में अपनी हैसियत है, जिसको पढ़ने के लिए हमारे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता है, जिसमें इकोनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए बहुत अहम रास्ते हैं। मैंने खुद प्राइम मिनिस्टर साहब को इसके ऊपर 22 रुकनी कमेटी के साथ एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के, जिसमें तमाम नुमाइंदगान थे, मैंने ब्रीफ किया। मैं उन कमेटीज में मैं अपनी 29 साल की रिसर्च, मैंने इमरान खान साहब को कहा कि मैं आपको गिफ्ट करूंगा। पाकिस्तान में वो मकामात जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं जानती, जो पाकिस्तान के इदारे नहीं जानते, लेकिन वो पूरी दुनिया में हेरिटेज का अनमोल तोहफा होगा। पूरी दुनिया इस तरफ अटैक करेगी, मेरा मुल्क IMF के कर्जों की लानत से बचेगा। लेकिन क्या हुआ? फिर फेवरेटिज्म का सबको शिकार हो गया। यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर के उस टास्क फोर्स में उन लोगों को लिया गया कि जिनकी क्वालिफिकेशन अगर देखी जाए तो क्वालिफिकेशन ही जो है वो सही नहीं है। तो मुझे बताएं, एक पाकिस्तानी क्या सर्व करेगा? बिल्कुल जी। मुझे ये भी बताइए हारून साहब के गवर्नमेंट जॉब्स में क्या आपको जॉब्स मिलती हैं? आप लोगों को कोई है वहां पे कोटा है माइनॉरिटी के लिए या नहीं है? बेटी, आप सिर्फ इस्लामाबाद से आप ये प्रोग्राम कर रही हैं, आप इस्लामाबाद में देखें 1500 मुलाजमीन जो WSSP, जो CDA में क्लास 4 का काम करने वाले, स्वीपर का काम करने वाले, वो सब के सब मेरे मसीह बहन भाई हैं। आप 5% कोटा की इंप्लीमेंटेशन को देख लें। ये इंप्लीमेंटेशन किसने इंश्योर करनी है? हमारे इदारों ने। इदारे जो है स्वीपर की पोस्ट पर मुस्लिम बहन भाइयों को अकोमोडेट कर लेते, काम उनसे नहीं लेते। सारा काम ओवर बर्डन होकर मेरी कम्युनिटी कर रही होती है। हम तो मजबूरन क्लास 4 का काम करते हैं, हम तो मजबूर जो है वाटर एंड सैनिटेशन के काम करने पर पूरे थ्रू आउट पाकिस्तान मजबूर है। हमारी सिर्फ तालीम ना होने की वजह से आप हमें जो बेसिक पे स्केल 1 से लेकर 3 देते हैं और उसमें लिए इतनी तनख्वाह मुख्तस करते हैं कि उसमें पेट हम पूरा नहीं कर सकते, तो उसमें अपने बच्चों को तालीम कहां से दिलवाएं? हमारी तो ड्यूरिंग सर्विस, मेरी जो नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी कम्युनिटी है, मसीह और हिंदू, वो तो उनकी तो ड्यूरिंग सर्विस जो है वो चेक बुक वो सूदखोरों के पास पड़ी होती है। जब वो रिटायर हारून साहब आपकी आवाज फिर नहीं आ रही। मैं आमिर आपकी तरफ चलती हूँ, इतनी देर में वो अपना वो कनेक्शन, मेरे ख्याल है काफी प्रॉब्लम है उनके कनेक्शन में, वरना बात वो बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन बार बार वो कनेक्शन उनका जो जिनके पास जी जी जिनके पास हमारा इख्तियार है उनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होता। आप देखें आर्टिकल 36 और 37 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये पाबंद करता है हमारे इदारों को कि वल्नरेबल कम्युनिटी इंक्लूडिंग नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी जो है उनको सबसे पहले तालीम दी जाएगी, और उसमें लिखा है विद स्पेशल केयर। जब आप तालीम नहीं देते तो सप्लाई साइड पर आपके पढ़े लिखी आवाम कहां होगी? आज भी 7,000 से ज्यादा CSS जो सीटें हैं वो नॉन मुस्लिम पाकिस्तानियों से वैकेंट है। PMS सीटें तो छोड़ दें, फिर PMS में आप प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर लाने के लिए आप हमारे से या तो कंपैरेटिव स्टडी में 5 मज़ाहिब का सब्जेक्ट रख देती हैं, और दूसरी तरफ जो है या आप इस्लामियात रख देते हैं, एक तरफ कुआं रख देते हैं, एक तरफ खाई रख देते हैं, तो हम तो कंपीट ही नहीं कर सकते, हम तो मेरिट को पहुंच ही नहीं सकते। तो आपको चाहिए कि आप हम जो है वो माजूर तबका है। हमारे लिए जो मेरिट है उसमें आप जिस वक्त तक रिलैक्स नहीं करेंगे, आप इंटरनेशनल माइनॉरिटी का चार्टर चेक कर लें, उसमें आम कम्युनिटी की निस्बत उसको आम कम्युनिटी के बराबर लाने के लिए उनको स्पेशल केयर दी जाती है, उनको स्पेशल जो है स्कॉलरशिप्स दी जाती है, ट्रांसपोर्टेशन दी जाती है, उनको बेनिफिट्स दी जाती हैं। मैं नहीं कहता, आप खुद इन चीज की रिसर्च कर ले, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी और मेरे गरीब मुस्लिम पाकिस्तानी आज अगर उनकी जिंदगी तबाहाल है। मैं हरगिज नुमाइंदगी आज हिंदू कम्युनिटी की नहीं कर रहा, मैं तो आम पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी कर रहा हूं कि जो 70 साल हो गए हैं, पाकिस्तान अगर आजाद हुआ है तो आज भी मेरा गरीब तबका पाकिस्तान में जो भीख मांग रहा है, मेरी बहन भीख मांग रही है, मेरा बुजुर्ग भीख मांग रहा है, तो इसमें मुझे बताएं कि ये इसका कौन कसूरवार है? क्या पाकिस्तान में ओल्ड एज सेंटर्स हैं? क्या पाकिस्तान में शेल्टर होम्स हैं? क्या पाकिस्तान में स्किल सेंटर्स हैं? खैबर पख्तूनख्वा में हिंदू कम्युनिटी का एक भी स्कूल नहीं है।
एक भी शेल्टर होम नहीं है, एक भी ऑर्फन सेंटर नहीं है, एक भी टेक्निकल स्किल सेंटर नहीं है। आप मुझे बताएं, आपने वो तमाम शाहरगे तो काट दी हैं। सर सैयद अहमद खान का जो पैगाम था, आप उसको कंपैरिजन करें पाकिस्तान के आम आदमी को लाने के लिए। पाकिस्तान का पहला कौमी तराना किसने दिया था? प्रोफेसर जगन्नाथ ने दिया था, जो हिंदू था और रावल और लाहौर से ताल्लुक रखने वाला था। पाकिस्तान का पहला कौमी तराना 1952 तक जो गाया जाता, ये उसने दिया। पाकिस्तान को महसूलात का निजाम किसने दिया? मिस्टर टर्नर ने दिया। पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम को बेहतरीन किसने किया? AR कार्लिनस ने किया। पाकिस्तान के फैसलाबाद, लाहौर और इस जैसे वेल रिनोल्ड कंट्रीज में जो प्लान, जो डिस्ट्रिक्ट्स दिए हैं या जो इमारतें दी, किसने दिए? राय बहादुर जो है वो SP सिंघा और सर गंगाराम जैसी शख्सियात ने दिया। इसी तरीका आपसे पाकिस्तान के जो 10 बिजनेसमैन थे, उसमें से 5 बिजनेसमैन तो हिंदू थे। आपने जब पाकिस्तान में की तामीर पाकिस्तान की तहरीक के पाकिस्तान में आप अगर अपनी कम्युनिटी को, पाकिस्तानी कम्युनिटी को नहीं बताएंगे कि हिंदू, मसीह, सिख और दीगर कैलाश और पारसी कम्युनिटी का क्या किरदार है, उनके लिए सॉफ्ट इमेज कहां पैदा होगा? आपने तामीर पाकिस्तान में उनका किरदार जो अपनी आवाज अगर आप जी उनका फिर फ्रीज हुआ है। जी आमिर, आपकी तरफ आती हूँ। आमिर, मुझे बताइए कि एजुकेशन में, जॉब्स में जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी का कितना हिस्सा है? आप लोगों को आसानी से मिल जाती है स्कूल में एडमिशन, जॉब्स, ये सब कुछ? देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में 2010 में उस वक्त शुरू हुआ था कोटा, 5%, 5% कोटा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त मंजूर किया, और वफाकी सतह पर जितनी भी फेडरल लेवल की जॉब्स थी उसमें 5% कोटा रखा जाना चाहिए भी, क्योंकि ये अब असेंबली ने इस सारी लेजिस्लेशन को पास किया है। लेकिन प्रैक्टिकल जब जहाँ पे देखा रहता है तो बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जिनमें वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। फिर इसी तरह जितने सूबे हैं उन्होंने डिफरेंट प्रोपोर्शन कोटा के रखा है। सिंध में 5% है, खैबर पख्तूनख्वा में 3% है, पंजाब ने कुछ पिछली गवर्नमेंट ने उसको 5% किया। लेकिन उसमें भी ये देखें कि एक जो आपने एक गैप क्रिएट कर दिया ना, जब मैं पहले बात कर रहा था कि स्कूलों को नेशनलाइज किया गया, मतलब ऐसे इदारों को छीन लिया गया जहाँ पे मिनॉरिटीज़ के ऑफ कोर्स वो इदारे थे, लेकिन उसमें सब लोगों को तालीम दी जाती थी। लेकिन ज़ाहिर है जब मिनॉरिटी के इदारे थे तो उसमें मिनॉरिटीज़ के लिए ईजी एक्सेस थी, वो अपने बच्चों को जा सकते थे, एडमिशन ईजी हो जाता था। तो जब उनसे वो मौके छीन लिए गए तो एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया है। ये ऐसा नहीं है। अब आप जैसे हरून साहब बात कर रहे थे कि मिनॉरिटीज़ का प्रपोर्शन अगर आप पॉपुलेशन में ओवरऑल देखें तो हार्डली 5% है। 5% भी इसी तरह है कि जो कुछ तो मेरे और हरून साहब और इस तरह के जो लोग काम कर रहे हैं वो उनकी वजह से पता है, कुछ बेचारे ऐसे एरियाज़ में रहते हैं वो जो छुप के रह रहे हैं, जैसे जोसेफ नदीम साहब वाला वाक़या भी बता रहे हैं। बहुत सारे लोग रह रहे होंगे ऐसे, लेकिन अपने आप को छुपाते हैं, बताते नहीं हैं, उतना घुलते मिलते नहीं हैं कि हमसे डिस्क्रिमिनेशन होगा, हमको इस तरह थ्रेट मिलेंगी, हमें मजबूर कर दिया जाएगा। तो ये मैं बात कर रहा हूँ कि वो जो कोटा है उसमें जॉब्स में एक बहुत बड़ा गैप है। आपको एक का दुक्का नज़र आएंगे लोग, ऑफ कोर्स आप कंपटीशन में आते हैं, कर रहे हैं, एक एक करके वो लड़ी में परोए जा रहे हैं। लेकिन ये जो आप गैप की बात हम कर रहे हैं ये बहुत एक तवील अरसा है, ये इतना जल्दी नहीं होगा। जो मैं इसलिए उस बात को इंडोर्स करूँगा जो हरून साहब कह रहे हैं कि ऐसे मौके क्रिएट करने चाहिए कि मिनॉरिटीज़ की मज़ीद रिप्रेजेंटेशन हो पॉलिटिक्स में, एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में। ये वो अदारे हैं या वो जगह थी जहाँ पे मिनॉरिटी ने अपने आप को मनवाया था। पाकिस्तान में रहने वाले जितनी भी अक़लियतें हैं, ये तो ज़ाहिर आइन ने हमें अक़लियत करार दे दिया, हम क्योंकि नंबर में कम थे तो बता दिया गया जी आप अब सेकंड क्लास और थर्ड क्लास के सिटीज़न हैं, फर्स्ट क्लास का सिटीज़न ये है, वो ये कर सकता है, इस ऑफिस तक वो जाएगा, आप नहीं जा सकते। बिल्कुल सही बात है, आइन ने कह दिया और आइन पे हम मानो तस्लीम भी नहीं कर रहे। सिर्फ वो जो मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू वाली बात है कि जो आपके हक में यहाँ आती है वो उसको मिनॉरिटीज़ को आपने प्रोजेक्ट कर दिया जी हमने तो दे रहे हैं, इनको ज़ाहिर राइट्स दे रहे हैं। लेकिन जब बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की तो वो जॉब कोटा भी उस तरह प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं होता। फिर वो सीट्स जिसका जिक्र कर रहे थे कि एक बहुत बड़ा चंक मिनॉरिटीज़ का जो कोटा सिस्टम का सीट का डेडिकेटेड पोर्शन था वो पड़ा हुआ है, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल में ये इस तरह का बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत पाकिस्तान और मुतलका अदारे सूबाई सतह पे भी उन सीट्स का उनका तयन करें और स्पेशल इम्तहानात कंडक्ट करें, ऐसे प्रकार क्राइटेरिया करें, सॉफ्ट करें उस क्राइटेरिया को, ताकि उन लोगों को मेन स्ट्रीम किया जाए। और ये पूरी दुनिया में ये एक स्टैंडर्ड है जो ममालिक तरक्की कर रहे हैं, ये करते हैं, जिन्होंने की भी है,
आप यूरोपियन कंट्रीज़ को लो, सेंट्रल एशिया की बात करें या ईस्ट एशिया की, तो ऐसे जो वनरेबल कम्युनिटीज़ हैं, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, या जो पिछड़ा हुआ जिसको तबके कहते हैं, जो पीछे रह गए हैं माशी तरक्की में, सियासी तरक्की में, माशरती तरक्की में, उनको साथ में लाने के लिए फ़ंड्स क्रिएट किए जा रहे हैं, उनको एजुकेशन के मौके दिए जा रहे हैं, उनके लिए कोटे बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि लोगों को ऑफकोर्स बड़े इंस्टीट्यूशन है जिसमें हम बात करते हैं उसमें आप एक सीट रख देते हैं, मैं नाम लूँगा क्योंकि इसमें कोई बात नहीं। जब इंस्टीट्यूशन कायदे यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कंसीडर होती है फेडरल लेवल की, और उसमें बहुत अच्छा काम होता है रिसर्च का, लेकिन उसमें हर अदारे के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर एक सीट मुख्तसर है। अब आप इमेजिन करें जहाँ पे 200 या 100 बच्चा आ रहा है, वहाँ पे आप एक सीट दे के एक मिनॉरिटी की, और मिनॉरिटी के अंदर फिर एक इम्तिहान आप क्रिएट कर देते हैं ना, कंपटीशन, किसमें क्रिश्चियन आए या हिंदू आए या सिख आए या कोई भी जो मिनॉरिटी से वो आ जाए, तो दूसरे की हकजाली नहीं होगी। तो मेरी बात सुनिए, ये आप क्या किस तरह का एक सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि जी हम वो पीनट्स वाला ना, कि आप वो मूंगफली के दाने की तरह दे के और फिर आप हक जताते हैं कि जी हम तो पूरी रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आप नौजवानों को देखें, आप मेरी बात सुने, जब पाकिस्तान की हम यूथ वर्ल्ड की बात करते हैं तो बड़ा इंकरेजिंग फिगर है कि पाकिस्तान दुनिया में वन ऑफ द कंट्रीज़ है जहाँ पे यूथ का एक बहुत बड़ा चंक है, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन उस यूथ में मिनॉरिटी के यूथ भी तो है ना, आप उनकी देखें कि वो अगर आप उनको सिर्फ उनके ऊपर मौके महदूद कर रहे हैं, चाहे वो तलीमी दरवाजे हों, सियासी महाज पे हो या माशरती, ये इकनॉमिक जिसकी बात अभी हम कर रहे थे कि लोग चैलेंज हैं, वो अपने बिजनेस नहीं कर पाते, उनको डर रहता है, उनके काम रोक लिए जाते हैं, उनकी पेमेंट्स रोक ली जाती है, उनको डराया धमकाया जाता है, अगर तुमने ये किया तो हम ये करेंगे। ये बिल्कुल हकीकत है, मैं इस पर बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं करूँगा कि मैं इसके ऊपर कोई कवर करूँगा, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है। हाँ, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे जो मुतल्लिका अदारे हैं वो इस बात को सीरियसली लें। मैं यहाँ पे हवाला देना चाहूँगा 2014 की उस जजमेंट का जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस उस वक्त के जो थे जस्टिस हुसैन जिलानी साहब ने, उन्होंने बड़ी ही वाशगाफ, वो 3 रुकनी बेंच बना था जिसने इस बात का तयन करना था कि जो मिनॉरिटीज़ के मजहबी मकामात और उनकी आबादियों के ऊपर हमले हो रहे हैं और उनकी लैंड को ग्रैब किया जाता है, बाद में उसको मजहबी रंग दे दिया जाता है, उसमें फिर मतलब लोग पैरवाई करते हैं, कोर्ट्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि जी हाँ जी ये तो ऐसे है, इनको रोकना चाहिए। मेरी बात सुने, ये सारी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। आप BCO कमेटी बना लेंगे और कागज़ों के फाइलों के पेट भर देंगे कि ये बताने के लिए कि हमने बड़े अच्छे इक़दाम, उसकी इम्प्लीमेंट जब तक नहीं होगी, इस कोटा मैं समझता हूँ कि मिनॉरिटीज़ के लिए कोटा की एक तो 5% कोटा ना काफ़ी है, पहली बात इसको बढ़ाना चाहिए। इसमें भी इस तरह की इस्लाहात की जानी चाहिए कि वो जो सीटें फिल नहीं होती 1 साल में किसी भी वजह से, वो मैंने जो आपसे जिक्र किया ना कि पूरा एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया है, पीछे सप्लाई नहीं आ रही, आपको जो डिमांड उसमें वो सप्लाई तभी आएगी ना कि आप मौके क्रिएट किए हों, लोग पढ़ के आगे आएँ, अच्छी सीटों के लिए वो आगे चाहिए ना, सिर्फ पेपर वर्क नहीं चाहिए बल्कि वो सामने वो चीज नजर भी आनी चाहिए। बिल्कुल। और फिर के साथ इसमें छोटी आरज़ू 1 मिनट मुझे सिर्फ दीजिएगा, मैं ये कि उसमें फिर मौक़ों के साथ साथ आप कंडीशंस क्रिएट करें एजुकेशन सेक्टर में, जैसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़े टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे आप क्रिएट करें, वो जॉब्स क्रिएट करें, साथ में सप्लाई के लिए उनकी एजुकेशन के मौके भी क्रिएट करें ताकि उनको ईजी एक्सेस हो, वो स्कूलों में उनके लिए मतलब इस तरह के मौके हों कि उनके नॉन डिस्क्रिमिनेटिव एनवायरनमेंट हो, गैर तासुबाना माहौल बनाया जाए। असातिज़ा की ये मैं मतलब इस पर रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि जब मैं पढ़ रहा था, मेरी पब्लिक स्कूलिंग हुई है, तो मैं मेरे साथ ये कि हमारे साथ बाकी पढ़ने वाले जो मुस्लिम स्टूडेंट थे या और कम्युनिटीज़ के थे, उनके साथ उस तरह रवैया नहीं रखा जाता था, हमें स्पेशली टारगेट किया जाता था और ऐसे बच्चों को कि अच्छा पता चल गया कि अच्छा ये मिनॉरिटी से है, ये क्रिश्चियन कम्युनिटी है, आप उसके साथ ठट्ठा करना उसके मज़हब के बच्चों के, तो मैं वो साइकोलॉजिकल एक बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट हो जाता है। आप छोटे बच्चे, और हम बात करते हैं कि जी हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं आज के दौर में लोगों को कि क्यों ये डिसऑर्डर आ रहा है हमारी सोसाइटी में, वो इसी वजह से है कि वो बच्चे किसी भी वजह से जब आप उनके दरमियान बैरियर क्रिएट कर देते हैं तो वो पीछे रह जाते हैं। अगर एक बंदा 3 बैरियर क्रॉस करने के बाद उस बच्चे के साथ रेस करेगा जो कि रॉ एक में खड़ा है, तो वो कैसे उसको जीत पाएगा, जीतना ना हो उसके साथ कैसे दौड़ पाएगा। तो मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है सबसे पहले तो ये कि ऐसे माशी, समाजी और सियासी मौके पैदा किए जाएँ
जिसमें जो रिलीजियस मिनॉरिटीज़ हैं जो एक बहुत पीछे रह चुकी हैं इस सारे ज़िंदगी की दौड़ में, वो साथ मिलें, वो आगे आएँ। और वो ये बिल्कुल एक मनोवन और तहकीक शुदा बात है कि वो लोग मुल्क की तरक्की में हिस्से डालते हैं, और वो हम डाल रहे हैं। हम अपनी अपनी जगह पे, जहाँ पे हरूम साहब बात बिल्कुल कर रहे डाल हैं। रहे हैं, लेकिन आपको जो राइट्स मिलने चाहिए वो मिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं ना, बात सारी ये। हारून साहब, आपसे मुझे ये पूछना था कि सिंध का बताइए कि सिंध में क्या हो रहा है। वो बच्चियों को सुना है कि उठा के ले जाते हैं, मियाँ मिट्टू कोई आदमी है, और फिर उनको जो है वो जबरदस्ती इस्लाम में करके और उसके बाद शादियां कर दी जाती है। और इसके अलावा शमशान घाट की जमीन का भी कोई मसला मैंने सुना था कि उसके ऊपर भी कोई कब्जा वगैरह है। अब मुझे एग्जैक्टली सिटी याद नहीं आ रहा, शायद पेशावर में ही कहीं है। तो ये बात क्या सही है? हारून साहब, आपकी फिर फ्रीज हुआ हुआ है कैमरा। हारून साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हारून साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? नहीं, मैंने आपके क्वेश्चन नहीं सुन पाया। जी जी, मैं आपको बताती हूँ दोबारा। मैं आपसे पूछ रही थी, एक तो सिंध की मैं बात कर रही थी जहां से वो बहुत आजकल मशहूर है कि जी मियाँ मिट्टू जो है बच्चियों को उठा के ले जाते हैं, 12 साल की 14 साल की बच्चियों को उठा के ले जाते हैं और जबरदस्ती उनका किसी से निकाह करवा देते हैं। एक मैं आपसे वो पूछना चाह रही थी, उसकी कुछ डिटेल्स हैं आपके पास? और दूसरा, मैंने सुना है कि पेशावर में या पिंडी में किस जगह पे कि वहां पे शमशान घाट की जो जमीन है उसका भी मसला है कि वो लैंड ग्रैबिंग वाले जो है वो आ जाते हैं और जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, और वो भी नहीं ठीक से उस जगह को जो है यूटिलाइज करने देते। क्या कहेंगे आप? बेटा, सबसे पहले बहुत अहम चीज़ जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में, जो मैं समझता हूँ मेरे वतन अजीज पाकिस्तान की मुसलसल बदनामी का बायस बनी है, वो इन्फोर्स कन्वर्जन या जो सिस्टम है जी, ये इन्फोर्स करता है नॉन मुस्लिम पाकिस्तानियों के खिलाफ किसी भी कानून का मिसयूज करना। यहाँ पर मियाँ मिट्टू जैसी कई शख्सियात हैं जो कवानीन है उसका मिसयूज करते हैं। वो जब किसी को अपनी हवस का निशाना बना देते हैं तो उनको बड़ी आसानी से, जो इस्लामी शरीयत है कि भाई आपने शादी कर ली है, तो वो इसका बहाना बनाकर वो न सिर्फ अगवा को पर शेल्टर प्रोवाइड कर देते हैं अपनी इस मजमूम जो हारून साहब, फिर फ्रीज हुआ आपका फ्रेम। मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। हारून साहब, आपका फ्रीज हो गया था, आप दोबारा से बात कीजिएगा। जी बताइए। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जहां कहीं भी देखा जाए, चाहे आईन हो, उनके जितने भी 1 टू लेके 28 आर्टिकल हो गए या 31 टू 37 तक, उसका मिस यूज होता है। ब्लास्फेमी के ला के हम खिलाफ नहीं है, हम तो कहते हैं और इसको सख्त कर लिया जाए। लेकिन हमारी डिमांड ये होती है कि इसके मिस यूज को रोकने के लिए हमारे जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है, वो अपना किरदार निभाए, जो कि कहीं नजर नहीं आता। इसी तरीके से यहाँ पर मिलजुल कर गैंग रेप करके या अपनी सिंध में हमारी बेटियों को अगवा करके उनको हवस का निशाना बनाकर बाद में जो इस्लामी शरीयत में जो 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 चीजें हैं, जो शादी करने से के लिए उम्र की हद है या जो है शादी करने की हक है, उसका इस्तेमाल करते हुए उसको वो जो है अपने तमाम गुनाहों को वो शेल्टर प्रोवाइड कर लेते हैं। तो बेटा, ये हमारा काम तो नहीं है, ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का काम है कि कवानीन के साथ साथ कोई ऐसी पॉलिसी मुकर्रर करें कि उनको उनको फिर वहां पर वो चेक किया जाए, उसको बैलेंस किया जाए। जिस वक्त तक आप कोई कंक्रीट एफर्ट नहीं करते, उस वक्त तक ये वाकयात न सिर्फ सिंध में बल्कि पंजाब में देखा जाए तो हमारी मसीही बहन बेटियों के साथ ये सब कुछ होता चला जा रहा है। लेकिन आज तक इस पर कोई नहीं हुए। बस एनजीओ सेक्टर उठ जाता है, या हमारे वो लोग जिन्होंने असाइलम लेना होता है वो इस किस्म के वाकयात को सिर्फ हवा देते हैं, और बाद में हमारी नुमाइंदगी जो होती है वो सिलेक्शन के जरिए अवान में आई होती है, वो उनके हत्थे चढ़ जाता है, वो एक आध दिन इस पर बात करते हैं और बस अल्लाह अल्लाह और खैर सल्ला, जो जिसके साथ ज्यादती होती है वो वहीं की वहीं रह जाती है। हम ये चाहते हैं कि हुकूमती सतह पर
ऐसा कोई एक इदारा आरजू बेटी आप बता दें पाकिस्तान में, कोई एक, जब आरजू अगर मैं इसमें फिर एक सेकंड हमें उनकी जी जरा ठीक है जो कंप्लीट कर लें। अरुण साहब आपकी आवाज फिर नहीं आ रही मुझे, मेरे ख्याल है वो पेशावर में है और इंटरनेट का प्रॉब्लम है। जी मैंने क्या, हम कहाँ जाएं? चले आप पाकिस्तान का कोई एक इदारा बता दें, कोई एक शख्सियत बता दें कि जिनको शर्म आती हो कि भाई ये पाकिस्तान बदनाम हो रहा है, मुल्क के मफादात चैलेंज हो जाते हैं, जीएसपी प्लस थ्रेट में चली जाती है, पाकिस्तान को कारोबार की जो टैक्स फ्री एक्सेस है वो रुक जाती है, पाकिस्तान बदनाम होता है, लोग सयाहत के लिए यहाँ नहीं आते, लोग जो है यहाँ पर आकर इकोनॉमिक पाकिस्तान को कोई अहम जगह नहीं समझते। लेकिन हैरत है कि न जाने पाकिस्तान के किस इदारे को जो है वो फिक्र होगी या इदारे के लोगों की होगी। लेकिन मैं सिर्फ एक अपील करना चाहूँ कि कम अज कम नॉन मुस्लिम पाकिस्तानियों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इदारे और शख्सियात जो कसूरवार हैं, जिस वक्त तक डिसिप्लिनरी एक्शन उनके खिलाफ नहीं होगा उस वक्त तक कभी कोई चेंज नहीं आएगा। आपके तो कवानीन ऐसे कि जिनके रूल्स ऑफ बिजनेस नहीं है, तो फिर आप इम्प्लीमेंट कहां से करेंगे? आखिर अरुण साहब मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। इस कमीशन और कमेटियों में जो लगाए हैं वो कोई भी रिलायबल नहीं, आप चेक कर लें। सही बिल्कुल। आमिर लास्ट 1 मिनट आपके लिए। आप क्या क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी ये हो रहा है कि बच्चियों को उठा के ले जा रहे हैं, इस तरह की बात है? जी बिल्कुल है। और जैसे हरून साहब ने इशारा किया, पंजाब जहाँ पे मसीही लोग ज़्यादा एज ए मिनॉरिटी हैं, वहाँ पे बिल्कुल है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, जो जनूबी पंजाब, वहाँ पे मुल्तान के करीब एक छोटा शहर है जहाँ पे पूरी की पूरी कम्युनिटी को डिस्टर्ब किया गया। उनके मतलब छोटी बच्ची थी जो 12-13 साल की थी, उसको स्कूल से आते हुए अगवा कर लिया गया। बाद में वो काफ़ी दिन वो अगवा रही, घर वाले बेचारे पुलिस के थानों के कचहरियों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन पता था उनको किस बंदे ने किया, उसके पीछे मकसद क्या था, क्योंकि वो बंदा पहले भी उसके ऊपर गलत नज़र रखता था, उनके घर तक पहुंचता था, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं था। वो अभी भी वो ख़ानदान दर दर भटक रहा है, फिर रहा है। और ये एक वाक़या है, एक नहीं, इससे बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जहाँ पे ख़वातीन और ख़ास तौर पे जो माइनर अंडर एज बच्चियां हैं उनको अगवा कर लिया जाता है। उनको बाद में फोर्स कन्वर्जन होती है, जिसके बाद कह दिया जाता है कि ये बच्चे तो अब ये ब्लड बच्ची नहीं है बल्कि ये तो बालग है, इसने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, मर्ज़ी से इसने मज़हब तब्दील किया है, अब आप इसको रोक नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है। जो 18 साल के बाद जो एक लीगल एज है, उसके बाद कोई अगर अपना मज़हब तब्दील करना चाहता है तो मेरे ख्याल में उसकी चॉइस है, लेकिन उसकी बच्चियां मर्ज़ी ही क्यों, है। बड़ा लेकिन कोई बच्चे क्यों ही नहीं क्यों, करता? हमें बच्चे ही क्यों, मैं कोई वही बड़ा बात कर रहा क्यों हूँ। नहीं कर कोई बड़ा लेता? तो सिर्फ कोई छोटी बूढ़ा क्यों बच्चियां नहीं, ही क्यों? कोई बूढ़ा क्यों नहीं, कोई ऐसा बंदा जिसने हाँ, जो कोई 50 प्लस हो। समझदार हो, कोई 20-21 साल का, कोई 50 साल का, कोई 60 नहीं, साल का। वो बड़ों की उसमें तो ज्यादा करते समझ करते आती है होंगे, मतलब की। वो करते होंगे, मैं इसकी बात पे नहीं डिनाई करता। लेकिन उनको मैंने लेकिन कभी जो बच्चा है उसका हमें एक छोटे मासूम बच्चों पे, बचपन, चाहे वो मासूम हिंदू बचपन, कम्युनिटी हो चाहे आपकी हो। जी ये बिल्कुल इक्वली है। इसमें हमारे बिल्कुल सेम रिजर्वेशन हैं, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान में सिर्फ जब इस तरह के मामला होते हैं तो थाने सही। कचहरी बाद में उस पर निगोसिएशन की जाती है, उनको दबाया जाता है, लालच दी जाती है, धमकाया जाता है कि आप इसको कोर्ट में परसू ना करें, आपके ख़ानदान में ये होगा। वो पीछे फैमिली जो उसके अबडक्टर सही। की फैमिली होती है वो प्रेशर क्रिएट करती है, हम आपको बाकी बच्चों को भी मार देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उन अदारों में ख़ास तौर पर जो कानून नाफिज करने वाले सही उनमें बिल्कुल। इस तरह की सेंसिटाइजेशन हो लेकिन ये नौजवानों को तभी समझे। होगा जब आप लोग आवाज उठाएंगे। अगर आप लोग डरते रहेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे तो नहीं कुछ नहीं देखिए, हम होगा। तो बिल्कुल भी, यहाँ पे हम मुझे हम बिल्कुल। हमारी जी आवाज़ ऐसी है जैसे निकार खाने में तूती, हम अपना फ़र्ज़ कर रहे हैं, फिर भी हम बात होनी कर रहे हैं। चाहिए। लेकिन बात ये है कि जो अवानों में बैठे हुए हैं, जो कमेटियाँ बनाई जाती है मिनॉरिटी ह्यूमन राइट्स की मतलब ऑफ कोर्स हमारी पूरी एक वजारत है, फेडरल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे भी ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटीज़ के ऊपर है। उनका काम है कि इस रूल ऑफ बिज़नेस को
बनाया जाए, ऐसे इदारे जो जिम्मेदार है उनके अंदर ये विंग्स बनने चाहिए और उनकी तरबियत होनी चाहिए, उनको सेंसिटाइज किया जाना चाहिए। इसी तरह स्कूलों और जो करिकुला है बोर्ड की सतह पर, जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है पब्लिक स्कूलों में, उसमें आइडेंटिफाई किया जाए जो दूसरे मज़हब के ख़िलाफ़ वहाँ पे गलत बातें लिखी गई हैं बिल्कुल इस और चीज ऐसी को चेंज करना डिस्क्रिमिनेट होगा। ठीक करना, निकालना चाहिए और लोगों को, बच्चों को तारीख पढ़ानी चाहिए। हमारे जो कौमी हीरो हैं महमूद गजनवी, हम राजा मैं जो कहती इसको हूँ बच्चों मोहम्मद को बिन हर कासिम को आप मजहब की पढ़ा रहे हैं। किताब आप पढ़ानी मेरी बात चाहिए। सुन, बच्चों आप को मेरी बात जो कुरान पढ़ रहे हैं उनको बाइबल भी पढ़नी चाहिए, उनको गीता भी ए पढ़नी आर कर चाहिए, लीजिए, उनको बताना चाहिए किताबों में क्या ए लिखा आर कर हुआ लीजिए, इसका हारून है। साहब ने जिक्र तालीम है। किया। पाकिस्तान की तारीख में सबसे तवील तरीन जो सुप्रीम कोर्ट के वो चीफ जस्टिस रहे 1960 से 1968 तक, और उनकी जो किए हुए फैसले आज के जो हमारे ऑनरेबल जजेस हैं, कोर्ट्स हैं, उसको एज ए मशले राह, एज ए गाइड, एज ए रेफरेंस बुक ले रहे हैं। उसके बाद आपको कहाँ पढ़ाया जाता है कि जोगिंदर नाथ मंडल एक हिंदू था जो पाकिस्तान का पहला वज़ीर कानून था। ये हमारी तारीख का, हमारी किताबों का हिस्सा होना हम चाहिए। हिस्ट्री ही गलत पढ़ा रहे हैं ना, हमें हम एस बच्चों पी को सिंघा, हिस्ट्री पढ़ाना ही नहीं चाह रहे। एक लास्ट बिल्कुल कमेंट आपकी तरफ से एक हारून साहब, सिर्फ क्योंकि फिर एक मैं मिनट, क्लोजिंग की तरफ जाऊंगी। बिल्कुल जी सिर्फ एक चीज़, एस पी सिंघा हैं जो जिन्होंने, और उनके साथ फजल इलाही जो उस वक्त पंजाब असेंबली मुत्तहिदा पंजाब की रुकन थे, जिनके 3 डिसाइसिव वोट थे। आप ये कभी भी हमें नहीं पढ़ाया जाता कि उन 3 वोट्स की वजह से पंजाब के ऊपर हक हुआ था कि पंजाब डिवाइड होगा और पाकिस्तान में इसका वो हिस्सा आएगा जहाँ पे क्रिश्चियन। आप देखिए कानून में ये बात पढ़ानी चाहिए कि लीगल, ना तो इलीगल किताबों में कहीं पढ़ाई जाती लॉ कॉलेजेस में, ना ही जो आपका फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है। ये जब तक आप अपनी नौजवान नस्ल को, आने वाली नस्ल को बताएंगे नहीं, तो उनमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हमारे साथ माइनॉरिटीज़ रहती है ये हमारे बराबर के पाकिस्तानी हैं, इन्होंने भी उतनी ही कुर्बानियाँ। बराबर के हैं, कोई ऐसी बात नहीं कि कम है, लेकिन ये समझने की बात है। जी हारून साहब, लास्ट समझाने की बात कमेंट। है, बिल्कुल मैं कहूँगा समझने और समझाने की बात है, और उसका बेहतरीन हिस्सा है कि आप अपनी तालीमी इदारों में रिफॉर्म्स लेके आएँ, आप अपने जो डिसीजन मेकिंग के इदारे हैं उनमें रिफॉर्म्स लेके आएँ, लोगों को नुमाइंदगी दें, हकीकी नुमाइंदगी, जहाँ पे उनके मसाइल को, ये नीयत देखिए, आप विल पावर का मामला है। जब आप किसी मामले को दुरुस्त करने के लिए ठान लेते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं, तो फिर उसमें आप उसके लिए इकदाम भी करते हैं। लेकिन हम लेकिन उसको अगर इम्पोर्टेंट समझे ज़ुबानी तब ना, अगर हम उसको ज़ुबानी इम्पोर्टेंट ही ना जमा, समझे तो फिर हम हाँ, कैसे करेंगे। तो ये बात ज़बानी जमा सारी खर्च ये है, है। बिल्कुल, ये बिल्कुल जी, ज़बानी जमा खर्च है। जब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी हारून साहब, हारून साहब आपका फिर फ्रीज हो। हारून साहब आपकी आवाज फिर नहीं आ रही मुझे, वो अभी शायद चेक कर लेंगे। जी हारून साहब, लास्ट कमेंट आपकी तरफ से। जी मैं तो यही चाहूँगा कि पाकिस्तान में रिलीजियस माइनॉरिटी का उस वक्त तक हालात जो है एक इक्वल सिटीजन की तरह नहीं बदल सकते जिस वक्त तक आप सब्जेक्ट रिलेटेड और प्रोफेशनल्स को लाकर उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करवा। आप असेंबली में इस वक्त 37 पार्लियामेंटेरियन है नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी, 370 भी अगर आप कर ले तो हमारा नसीब नहीं बदलने वाला जिस तरीके से आप हमारी नुमाइंदियां ला रहे हैं। उनकी बिल्कुल जिंदगी तो अच्छी हो जाती है, उनकी जिंदगी में तो पॉजिटिव चेंज आ जाता है, लेकिन जिस कम्युनिटी की वो नुमाइंदगी करते हैं वो जलीलो ख्वार होकर रह जाती। मुझे अगर आप नदीम जोसेफ को अगर आप सिर्फ इस एक को इस 70 सालों में अगर इंसाफ दिलवा दिया तो मैं कहूंगा कि वाकई आपने जो खैबर पख्तूनख्वा में मुझे नुमाइंदगी दी है वो सही नुमाइंदगी दी है। वरना मैं आपके जरिए अपील करूंगा कि परफॉर्मेंस इनकी 1 साल की चेक की जाए। रिलीजियस माइनॉरिटीज का जो एमपीए, जो एमएनए और जो सेनेटर 1 साल में सही कारकर्दगी नहीं दिखाए, खुदारा हमारे टैक्सेस के जरिए वो जो वीआईपी लाइफस्टाइल गुजार रहा है उनको हटाकर उनकी जगह किसी दूसरे को लाया जाए। आखिर इनको धरती का और माइनॉरिटीज का और पाकिस्तान की धरती का बोझ ना बनाया जाए। इससे पाकिस्तान भी बदनाम होता है, पाकिस्तानी भी बदनाम होते हैं और हमारी जिंदगी जो है वो इसी तरह जहन्नुम जो है वो बनी हुई है। लीडरशिप पर कंप्रोमाइज ना किया जाए। जो पैरामीटर आम आदमी को अपॉइंट करने के लिए किए जाते हैं उससे ज्यादा सख्त पैरामीटर्स जो है वो सियासी तौर पर या कमीशन के नुमाइंदगान लेते हुए किए जाएं। हम रहे न रहे, वतन अजीज पाकिस्तान सदा सलामत रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया सर, और बिल्कुल पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन पाकिस्तान तो तभी अपना नाम अच्छा हो सकेगा पाकिस्तान का जब आप लोगों को खुशी होगी, जब आप लोगों को सारे राइट्स मिलेंगे।
ये छुपाने की बात नहीं है सर, अपनी बीमारी को जब तक आप जड़ से पकड़ेंगे नहीं, बीमारी का इलाज नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू बहुत सो शुक्रिया, मच। थैंक यू।